इंस्पेक्टर मिस्टर इमरान को हथकड़ी लगा दो, फयाज ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इंस्पेक्टर को हुक्म दिया और इंस्पेक्टर आगे बढ़कर, मगर इससे पहले कि वो कदम उठाता, बरामदे में एक नकाबपोश उनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो बड़े वकार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। हैंड्स अप, फयाज एकदम चीहा, मगर नकाबपोश ने कोई परवाह नहीं की और वो आगे बढ़ता रहा। मैं कहता हूँ रुक जाओ और अपने हाथ उठा लो वरना गोली मार दूंगा। फयाज उसे आगे बढ़ता देखकर चीहा। उसने रिवाल्वर तान लिया। नकाबपोश अब करीब पहुंच चुका था। उसने अपने कोट का कॉलर उल्टा करके दिखाया तो उसके अंदर एक सुनहरी बैज चमक रहा था जिस पर जीरो के अल्फाज और एक मोनोग्राम कुंदा था। फयाज ने जैसे ही मोनोग्राम देखा उसके वलवले एकदम सर्द पड़ गए। उसने बौखलाकर सैल्यूट किया। उसको सैल्यूट करते देखकर तमाम सिपाही और इंस्पेक्टरों ने भी सैल्यूट कर दिया। मिस्टर फयाज, आप अपनी पुलिस को लेकर वापस चले जाएं, अलबत्ता अगर आपके सिपाहियों ने अमानत के बाहर किसी हमला आवर को गिरफ्तार किया हो तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। एक्सट्रो ने अपनी महसूस भराई हुई आवाज़ में कहा और फयाज अटेंशन हो गया। वैसे उसके चेहरे पर सख्त मायूसी फैल गई थी क्योंकि आज तो उसे मौका मिला था कि वो इमरान को हथकड़ियाँ पहनाए, मगर उसे एक्स2 के बच्चे ने एन मौका पर टपक कर सारा मामला बिगाड़ दिया। वो दिल ही दिल में एक्स2 को सैकड़ों सलवातें सुना रहा था, मगर मुंह से उसे कहना पड़ा यस सर। इमरान खड़ा मुस्कुरा रहा था। फयाज ने इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर कहा, इंस्पेक्टर, जितने आदमी भी गिरफ्तार उन्हें हुए हैं उन्हें यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद 5 आदमी एक्स2 के सामने मौजूद थे। पांचों के पांचों मुकामी थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। बस इनको छोड़कर आप सब चले जाइए, एक्सटू ने हुक्म दिया और फयाज वापस चला गया। उसके साथ ही तमाम पुलिस जो उसके साथ ही खामोशी से चली गई। फयाज इसी तरह जा रहा था जैसे कोई जवारी अपनी सब पूंजी जुए में हार कर शिकस्त होता जा रहा हो। चंद लम्हों बाद वो कंपाउंड गेट से निकल गया। इमरान साहब, इधर बरामदे में जोसेफ बेहोश पड़ा है। फयाज के जाते ही ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, क्या कहा? इमरान हैरत की ज्यादती से सुन हो गया। हाँ, बरामदे की छत किसी बम से नीचे आ गिरी। ब्लैक जीरो ने तफसील बतलानी चाही, मगर इमरान उसकी बात पूरी सुने बगैर बरामदे की तरफ भागा। इमरान ने बरामदे की छत गिरने की आवाज़ ज़रूर सुनी थी, लेकिन ये तो उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि उसके नीचे जोसेफ आ गया होगा। उसका तो ख्याल था कि जोसेफ मादाम को लेकर नीचे तहखानों में पहुंच गया होगा। दूसरे लम्हे इमरान भागता हुआ बरामदे के मुतासरा हिस्से तक पहुंच गया। उसने वहां मलबे के नीचे जोसेफ को दबे हुए पाया। उसने तेजी से मलबा हटाना शुरू कर दिया और फिर उन बेहोश जोसेफ को बाजू से पकड़कर मलबे के नीचे से घसीट लिया। ब्लैक जीरो रिवाल्वर की जद पर पांचों कैदियों को लेकर तहखाने की तरफ चला गया। इमरान ने जोसेफ की नब्ज देखी और फिर कान लगाकर उसके दिल की हरकत सुनी। जोसेफ की सर पर ईंट लगने से काफ़ी गहरा जख्म आया था, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। हाँ, अलबत्ता अगर उसे फौरी तबई अमदाद मिले तो सूरत हाल तशवीशनाक भी हो सकती थी। इमरान ने मजीद मलबा हटाकर मादाम को तलाश किया, लेकिन मादाम वहाँ ना मिली। इमरान हैरान रह गया, तो क्या मादाम बच निकली? क्या वो फ़रार हो गई है? लेकिन इन हालात पर उसे मजीद से गौर करने का वक्त नहीं मिला क्योंकि जोसेफ की हालत उसके सामने थी। जोसेफ के सर से भी खून निकल रहा था। उसने तेज़ी से जोसेफ को कंधे पर उठाया और तहखाने की तरफ भागा। जोसेफ काफ़ी जसीम और देव हैकल था, लेकिन इमरान ने उसे इस वक्त यूँ आसानी से उठा लिया जैसे बच्चा अपना खोया आसानी से उठा लेता है। वाकई इमरान के सैडूल जिस्म में बेपनाह ताकत थी। दानिश मंजिल के नीचे तहखानों में एक बाकायदा हस्पताल मौजूद था। ब्लैक जीरो ने कैदियों को कमरे में बंद करने के बाद डॉक्टर मसरूर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर मसरूर दानिश मंजिल के करीब ही रहता था और इमरान उसे सीक्रेट सर्विस में शामिल इसीलिए किया था ताकि किसी वक्त फौरी ज़रूरत पड़े तो वो जल्द आ सके। वैसे भी डॉक्टर मसरूर इंतहाई ज़हीन मालिज और माहिर सर्जन था। चंद लम्हे बाद मिस्टर जोसेफ के करीब खड़ा उसे इंजेक्शन लगा रहा था। इमरान साहब, जोसेफ खतरे से बाहर है, डॉक्टर इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान तवील सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। इसका रुख अब ऑपरेशन रूम की तरफ था जहाँ ब्लैक जीरो मौजूद था। मादाम बासाशी को दानिश मंजिल में छोड़कर तनवीर और नुमानी इकट्ठे ही वहाँ गए। अब किधर का इरादा है? तनवीर ने बाहर निकलते ही पूछा। मैं तो अपने फ्लैट में जा रहा हूँ, रात काफ़ी हो गई है, नींद आ रही है, तनवीर ने जमाई लेते हुए कहा। हश्त, तुम लोगों को तो सिवाय नींद के आता ही कुछ नहीं। चलो किसी नाइट क्लब में चलते हैं, ज़रा बरहना रक्स देखेंगे, थोड़ी सी ड्रिंक भी हो जाएगी, रात अच्छी गुजर जाएगी। तनवीर ने तजवीज़ पेश की। मुझे तो माफ़ रखिए तनवीर साहब, बरहना रक्स से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और शराब अगर पी ली और तुम जानते हो एक्सलू को ज़रूर पता लग जाना है और फिर जो हमारा हशर होगा, इससे बेहतर है आराम से बिस्तर में जाकर सोया जाए। न जाने किन बोर लोगों से वास्ता पड़ गया है, हर वक्त एक्सलू का खौफ एक्स2 जैसे भूत बन गया हो। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। कम अज़ कम मैं तो एक्स2 को भूत ही समझता हूँ। नुमानी ने जवाब दिया। ओके, फिर तुम जाओ, मैं अब अपनी रात बिस्तर में सोकर ज़ाया नहीं करना चाहता। बाय बाय। तनवीर ने मोटरसाइकिल का रुख एक और सड़क की तरफ करते हुए कहा।
बाय बाय रोमानी ने जवाबन हाथ हिलाया और उसकी मोटरसाइकिल भी दौड़ती चली गई। तनवीर की मोटरसाइकिल तेजी से प्रेस नाइट क्लब की तरफ दौड़ी चली जा रही थी और वो अपना मूड ठीक करने के लिए हल्के सुरों में सीटी बजा रहा था कि अचानक मोड़ से एक तेज़ रफ्तार कार नमदार हुई। और फिर तनवीर अगर फ़ौरन ही अपनी मोटरसाइकिल को घुमा ना लेता तो एक्सीडेंट लाजमी था। एक यकलख्त घूमने से मोटरसाइकिल स्लिप हो गया और तनवीर कलाबाजियाँ खाता हुआ एक तरफ जा गिरा और उसका मोटरसाइकिल दूसरी तरफ कार इसी रफ्तार से आगे निकलती गई। तनवीर को कार वालों पर बेहद गुस्सा आया। उसके जहन में कार चिपक कर रह गई और नाइट क्लब वगैरह की वो गुस्से में ही भूल गया। फिर वो तेज़ी से उठा और एक तरफ पड़ी हुई मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ा जिसका इंजन अभी तक चल रहा था। तनवीर को ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, अलबत्ता जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें ज़रूर लगने लगी थी, लेकिन इस वक्त गुस्से की शिद्दत में उसने चोटों की कतई परवाह ना की। उसने मोटरसाइकिल का इंजन बंद किया और फिर उठाकर सीधा किया और उस पर चढ़कर बैठा। मोटरसाइकिल चूँकि सेल्फ स्टार्ट थी इसलिए बटन दबते ही उसका इंजन जाग उठा। मोटरसाइकिल बिल्कुल महफूज था। तनवीर ने गियर लगाया और फिर मोटरसाइकिल एक झटके से आगे बढ़ा। टॉप गियर लगाकर तनवीर ने एक्सीलेटर फुल किया। फुल मोटरसाइकिल बंदूक की गोली से भी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था और तनवीर दांतों पर दांत जमाए सड़क की तरफ देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वो कार वालों की हाथों हाथ सबक देना चाहता था। सड़क चूँकि काफ़ी दूर तक सीधी चली गई इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वो जल्द ही कार को पकड़ लेगा, और वही हुआ। चंद लम्हों बाद उसे कार की पिछली बत्तियां साफ नजर आने लगी। मोटरसाइकिल की तरफ वो आगे बढ़ रहा था। वो लम्हा ब लम्हा कार से नज़दीक होता जा रहा था। अचानक कार एक जैली सड़क पर मुड़ गई और फिर जैसे ही तनवीर का मोटरसाइकिल उस सड़क पर मुड़ा, तनवीर ने ना जाने क्यों हेडलाइट्स बुझा दी और फिर उसे कार एक कंपाउंड में मुड़ती नजर आई। उसका दिल चाहा कि वो वापस चला जाए, लेकिन फिर उसने सर झटक कर यह ख्याल दिल से निकाल दिया। उसे मोटरसाइकिल की तरफ दरख्त के पीछे लगा दिया और वो दौड़ता हुआ कोठी की तरफ बढ़ा और फिर एक दरख्त की मदद से वो बआसानी दीवार पर चढ़ गया। अब वो तकरीबन रेंगता हुआ कोठी की तरफ बढ़ रहा था और फिर पानी के पाइप के जरिए वो छत तक बआसानी पहुंच गया। सीढ़ियों का दरवाज़ा उसे खुला हुआ मिल गया। चंद लम्हे बाद वो एक गैलरी में था। एक कमरे में उसे रोशनी नजर आई। उसने की होल से झांक कर देखा मगर सामने पर्दा था इसलिए उसे कुछ नज़र ना आ सका। एक लम्हे के लिए इसने उधर उधर देखा मगर उसे कोई ऐसी जगह नज़र ना आई जहाँ से वो अंदर झांक सकता था। तब उसने बराह रास्त अंदर जाने का फैसला किया और दूसरे लम्हे उसकी ज़ोरदार लात से दरवाज़ा खुल गया। उसने लात मारी और रिवाल्वर हाथ में पकड़ा और पर्दा हटाकर अंदर चला गया, लेकिन फिर ठटक कर रुक गया जब उसको एक कमरे में गन की नाल अपनी सीने की तरफ उठी नजर आई। ये एक मुकामी नौजवान था। उसके साथ एक औरत थी जो हैरत से उसे देख रही थी। रिवाल्वर नीचे गिरा दो, नौजवान ने उसे हुक्म दिया। तनवीर ने बेबसी से रिवाल्वर नीचे गिरा दिया और अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आ गया कि हाँ महा किसी मुसीबत में आन फंसा है। कौन हो तुम? अब औरत ने सवाल किया। तुम्हारा शोहर। शट अप, क्या तुम पागल हो? औरत चीही, मैं कहता हूँ तुम लोग इतनी तेज़ रफ्तारी से कार क्यों चलाते हो? अगर इस वक्त मैं मर जाता तो कौन जिम्मेदार था? कैसे एक्सीडेंट? औरत हैरत से बोली। मादाम, शायद ये वही मोटरसाइकिल वाला है जो पिछली चौक पर कार से मोटरसाइकिल बचाते हुए गिर पड़ा था। नौजवान ने पहली बार लुकमा दिया। ओ। औरत ने तवील सांस लिया। मगर तुमने क्या हमारा पीछा किया था? औरत ने पूछा। तो और क्या, मुझे इल्हाम हो गया था कि तुम इस कोठी में मौजूद हो। तनवीर का गुस्सा अभी तक दूर नहीं हुआ। मादाम के सामने तमीज़ से बात करो वरना अभी ढेर कर दूंगा, नौजवान ने तनवीर को आंखें दिखाते हुए कहा। तनवीर को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन वो बेबसी से होंठ काट कर रह गया। अब वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि जानते बूझते मशीन गन का निशाना बन जाता। नंबर 5, वैसे तो ये बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन चूंकि उसने हमारा पीछा करके हमारी जगह देख ली है इसलिए इसकी सज़ा मौत है। इसे गोली मारकर इसकी लाश कोठी से कहीं दूर सड़क पर फेंक आओ, औरत ने मशीन गन वाले नौजवान को हुक्म देते हुए कहा। क्या उसे यहीं गोली मार दूं मादाम? नहीं, मैं एक ज़रूरी काम करना चाहती हूँ और फिर जहाँ धमाका भी होगा तुम उसे पीछे साउंड प्रूफ कमरे में ले जाओ, मादाम ने हुक्म देते हुए कहा। ओके मादाम, नौजवान ने कहा और फिर तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। चलो मिस्टर। उसके लहजे में तलही थी। तनवीर अजीब पोजीशन में फंस गया, लेकिन इस वक्त मशीन गन के सामने वो बेबस था इसलिए खामोशी से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बाएं तरफ चलो, और फिर तनवीर उसके हुक्म पर चलता रहा। जल्द ही वो एक और कमरे में पहुंच गए। नौजवान ने एक हाथ से बगैर मुड़े दरवाज़ा बंद कर दिया। तनवीर कमरे की साथ देखकर ही समझ गया कि यह कमरा साउंड प्रूफ है। अब अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो मिस्टर, क्योंकि तुम बेगुनाह ही मारे जाओगे और उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मादाम के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। नौजवान के लहजे में हमदर्दी झलकती थी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तनवीर ने अचानक रुक कर एक तरफ देखा। नौजवान भी लाशौरी तौर पर उधर देखने लगा और फिर यही एक लम्हा तनवीर के लिए काफ़ी था। उसने अचानक उछलकर एक लात मारी और मशीन गन नौजवान के हाथ से निकलकर एक तरफ जा पड़ी और वो नौजवान लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा लगा। तनवीर ने मशीन गन की तरफ जंप लगाया मगर नौजवान भी काफ़ी फुर्तीला निकला। उसने भी जंप लगाया और फिर वो और तनवीर एक दूसरे से लिपटे हुए एक तरफ जा पड़े। दूसरे लम्हे नौजवान का हाथ जल गया और तनवीर के पेट में ज़ोरदार घोंसा पड़ा। तनवीर के जिस्म में दर्द की एक तेज़ लहर दौड़ गई और फिर वो गुस्से से पागल हो गया।
उसने वहीं लेटे लेटे नौजवान की गर्दन पर हाथ रखा और नौजवान कलाबाज़ें खाता हुआ साथ वाली दीवार से जा टकराया। उससे पहले कि नौजवान उठता, तनवीर ने हाथ बढ़ाकर करीब पड़ी हुई मशीन गन उठा ली और फिर कमरे में गोलियों का तूफान आ गया। तनवीर ने मशीन गन का ट्रैकर दबा दिया और नौजवान के जिस्म में लातादार सुराग हो गए। नौजवान ने एक लम्हे में दम तोड़ दिया। जब तनवीर को यकीन हो गया कि नौजवान मर चुका है, तभी उसने ट्रैगर से उंगली हटाई। वैसे चूंकि उसे इल्म था कि कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए उसने ज़्यादा परवाह भी नहीं की। अब उसने मुड़कर दरवाज़ा खोला और मशीन गन हाथ में लिए बरामदे में आ गया। अब उसका रुख उसी कमरे की तरफ था जिधर वो औरत मौजूद थी। वो उसे भी हाथरहा मज़ा चखाना चाहता था जिसने इस बेदर्दी से उसकी मौत का हुक्म सुनाया था। थोड़ी देर बाद वो इस कमरे में मौजूद था। कोठी में इन दो के अलावा और कोई मर्द शायद मौजूद ही नहीं था, क्योंकि अभी कोई और सामने नहीं आया। तनवीर ने मशीन गन के बट से दरवाज़ा खोल दिया, फिर अंदर घुस गया, लेकिन वो ठटक कर रुक गया। अब वहाँ मुकामी औरत की बजाय एक खूबसूरत और पुरकशिश जापानी लड़की मौजूद थी। तुम? लड़की ने तनवीर को वहाँ देखकर हैरत से पूछा। वो औरत कहाँ चली गई? कौन औरत? जापानी लड़की ने हैरत से पूछा। वैसे अब उसकी निगाहें मशीन गन पर लगी हुई थी जो अभी यहाँ मौजूद थी। ओह, वो तो चली गई, लड़की ने संभलते हुए कहा। मगर तुम कौन हो? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे चूंकि तुमसे कोई बात नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ना मारना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त है कि तुम उस औरत के मुतालिक बतला दो कि वो कहाँ गई। वो तो कोठी से चली गई है। शट अप, झूठ मत बोलो लड़की, वरना। तनवीर ने मशीन गन का रुख उसकी तरफ करते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, खुदा के लिए मुझे मत मारो। लड़की इंतहाई खौफजदा होकर पीछे की तरफ हटती चली गई और फिर अचानक तनवीर को वो कपड़े नजर आने लगे जो उस औरत के जिस्म पर देखे थे। वो एक सोफे की पुष्ट पर मौजूद थे। उसके जहन पर एक झमाका हुआ और वो सब कुछ समझ गया। अच्छा, तो ये बात है, तुम मेकअप में थी, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर फ़ौरन ही उसकी मुस्कुराहट हो गई जब लड़की के पैर ने हरकत की और फर्श पर पड़ी हुई छोटी मेज़ तेज़ी से तनवीर के हाथ पर लगी और उसके हाथ से मशीन गन निकल गई। अब सीधे खड़े हो जाओ। लड़की के हाथ में रिवाल्वर चमक रहा था और तनवीर जो फुर्ती से मशीन गन उठाने के लिए झुक रहा था, तूअन कन्हन सीधा खड़ा हो गया। बाएं तरफ हट जाओ, खबरदार अगर कोई शरारत की तो फायर कर दूंगी। लड़की के लहजे में जंगली बिल्ली जैसी गराहट थी। तनवीर को लड़की के लहजे से भी अंदाज़ा हो गया कि लड़की जो कुछ भी है उस पर बेदरीग अमल भी कर देगी, इसलिए वो एक तरफ हट गया। इस कुर्सी पर बैठ जाओ, लड़की ने उसे हुक्म देते हुए कहा। तनवीर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया, मगर दूसरा लम्हा उसके लिए भारी साबित हुआ जब उसके सर पर एक ज़ोरदार चोट लगी। ये रिवाल्वर के दस्ते की ज़र्ब थी। एक और ज़र्ब लगी और तनवीर का जहन तारीकियों में डूबता चला गया। वो बेहोश हो चुका था। फिर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो कुर्सी से बंधा हुआ है और एक कोने में वही जापानी लड़की एक छोटी सी मशीन गन सामने रखकर उसका हेडफोन कानों पर चढ़ा रही थी। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। इतना तो वो समझ गया था कि ये ट्रांसमीटर है। अब वो खामोशी से गुफ्तगू सुनने लगा। हेलो मादाम, बासाशी स्पीकिंग ओवर, लड़की ने कहा और तनवीर चौंक पड़ा, क्योंकि इतना तो वो जानता था कि आजकल X2 और उसकी टीम मादाम बासाशी के केस पर काम कर रहे हैं। तो क्या मैं बासाशी असल मुजरिम से आमिला हूँ? तनवीर ने सोचा। यस मादाम, मैं अपने मिशन में कामयाब रही हूँ, ओवर। थैंक यू मादाम, ओवर। ओ मादाम, ये तो बहुत बुरा हुआ, ओवर। फाइल के फ़ोटो मेरी अंगूठी में पड़े हैं, मादाम। ओके मादाम, मैं अभी हेडक्वार्टर आ जाती हूँ, ओवर। और फिर लड़की जिसने अपना नाम मादाम बासाशी बताया था, हेडफोन कानों से उतार दिए और फिर उसने ट्रांसमीटर उठाकर एक अलमारी में रखा और अब वो तनवीर की तरफ आ रही थी। तनवीर ने आंखें बंद करके दम साध लिया। मादाम बासाशी एक लम्हे तक बतौर तनवीर की तरफ देखती रही और फिर शायद उसने जेब से रिवाल्वर निकाल कर उसका रख तनवीर की तरफ कर दिया। तनवीर ने जब किन अखियों से उसे ऐसा करते देखा तो उसने जल्दी से आंखें खोल दी। खूब, तो तुम्हें होश आ गया, मादाम बासाशी ने जहर आलूद नज़रों से तनवीर को देखते हुए कहा। तनवीर खामोश रहा। ठीक है, अब तुम हमेशा के लिए आंखें बंद कर लोगे, उसने रिवाल्वर का रुख तनवीर की तरफ करते हुए कहा और तनवीर के जिस्म से पसीने बह निकले। मौत उसे एक लम्हे के फासले पर थी। वो बंदा होने की वजह से बेबस था। अचानक कमरे में सीटी की आवाज़ गूंज उठी, मादाम, और फिर उसने रिवाल्वर जेब में रखा और अलमारी की तरफ बढ़ गई। तनवीर ने सोचा शायद ये कुदरत की तरफ से इमदाद है, अब इस वक्फे में उसे आज़ाद हो जाना चाहिए। उसने पुश पर बंधे हुए हाथों को इधर उधर किया, फिर उसकी शहादत वाली उंगली एक रस्सी पर टिक गई। उसने तेज़ी से उंगली का नाखून रस्सी पर फेरना शुरू कर दिया। उसकी अंगिश्त शहादत की उंगली के नाखून पर मुस्तकिल तौर पर एक बारीक मगर तेज़ ब्लेड चढ़ा हुआ था। ये X2 का हुक्म था कि सब मेंबर अपने दाएं हाथ की उंगली पर ब्लेड चढ़ाए रखें, और जिस वक्त वही ब्लेड काम आ गया, एक लम्हे बाद रस्सी कट गई और फिर चंद लम्हों बाद तनवीर के हाथ आज़ाद थे और वो जिस्म पर बंधी हुई रस्सियाँ भी खोलने लगा। अब वो जिस वक्त भी चाहता था बआसानी आज़ाद हो सकता था। इधर उधर बासाशी ट्रांसमीटर पर किसी से बातों में मसरूफ़ थी। फिर वो ट्रांसमीटर बंद करके उठी, तनवीर की तरफ बढ़ी और फिर जैसे ही वो तनवीर के करीब आई, तनवीर ने अचानक
अपने हाथ की मदद से एक ज़ोरदार टक्कर उसकी नाक पर मारी और मादाम उलटकर पीछे जा गिरी और तनवीर उसके पेट पर लात मारनी चाही, मगर मादाम फ़ौरन ही करवट बदल गई और तनवीर अदम तवाज़न की वजह से नीचे गिर पड़ा। फिर दूसरे लम्हे मादाम ने रिवाल्वर निकाल कर फायर कर दिया। गोली तनवीर के बाजू पर लगी और तनवीर के मुंह से चीख निकल गई, मगर वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उससे पहले कि वो कोई कुछ करता, तनवीर की लात उसके हाथ पर पड़ी और रिवाल्वर उसके हाथ से निकल गया। यही वो पागल हो गया। उसने फुर्ती से मादाम की गर्दन पर चोड़ू का वार किया, मगर मादाम भी कम फुर्तीली नहीं थी। वो फुर्ती से वार बचा गई और उल्टा तनवीर की कनपटी पर एक ज़ोरदार मुक्का पड़ा। तनवीर चंद कदम पीछे हट गया और फिर उसने उछलकर मादाम के पेट पर लात दे मारी। मादाम मादाम टकराती हुई नीचे जा गिरी। तनवीर ने दीवार की तरफ जंप लगाया और फिर जब वो दीवार से उठकर तेज़ी से मुड़ा तो ये देखकर हैरान रह गए कि मादाम जंप लगाकर बाहर निकल गई थी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ा, मगर फिर रुक गया क्योंकि सामने फर्श पर उस जगह मादाम गिरी थी एक अंगूठी पड़ी चमक रही थी। उसे एकदम ख्याल आ गया कि मादाम ट्रांसमीटर पर किसी को बता रही थी कि खुफिया फाइल की फ़ोटो उसकी अंगूठी में बंद है, इसलिए उसने एक अंगूठी उठाई फिर उसे जेब में डाल लिया। अब वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर भागता हुआ बरामदे में निकल आया, मगर उसी लम्हे कंपाउंड में खड़ी हुई कार स्टार्ट हुई और फिर तेज़ी से फाटक से बाहर निकलती चली गई। तनवीर ने फायर किया, मगर गोली टायर पर ना लगी और कार बंद होती हुई गायब हो गई। शायद मादाम बासाशी की अंगूठी के गिरने का एहसास नहीं हुआ। तनवीर फाटक से निकलकर भागा और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और फिर उसने मोटरसाइकिल पर कार को काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसे कार ना मिल सकी। और फिर बढ़ती हुई रात हो जाने पर वो बड़बड़ाता हुआ वापस अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया और उस भाग दौड़ में अंगूठी उसके जहन से कतई निकल गई थी। जैसे ही बरामदे की छत गिरी, मादाम बसाशी ने अपने जिस्म को झटका दिया और पहले लम्हे वो उछल कर एक तरफ जा गिरी। हबशी जोसेफ पर उसने मलबा गिरते देखा था। वैसे उसका ख्याल था कि जोसेफ ने जानबूझकर उसे दूर फेंक दिया है और उसकी जान बचाई है। छत गिरने का एहसास होते ही जोसेफ ने उसे यकला झटका दिया ताकि कम अज़ कम वो तो सही बच जाए, क्योंकि उसकी नज़र में उसकी अहमियत ज़्यादा थी। बहरहाल जैसे भी हुआ, मादाम बसाशी का सिर्फ पैर जख्मी हुआ और वो बच गई। बाहर गोलियों का तूफान था। उसे फ़ौरन अपने आज़ाद होने का ख्याल आया और वो रेंगती हुई स्तून के पीछे छुप गई और फिर उसने तमाम तमाशा अपनी आंखों से देख लिया। जब पुलिस आ गई और इमरान भी मलबा हटाकर जोसेफ को उठाकर कहीं गायब हो गया तो उसने मैदान साफ देखा और फिर वो छुपती छुपाती कंपाउंड से बाहर निकल गई। वो हैरान थी कि अचानक ये सब कैसे हो गया, ना जाने ये धमाका कैसे हुआ, गोलियां किसने चलाई। कंपाउंड से निकलकर वो मुड़ती हुई एक सड़क पर पहुंची। बीटू की मौत का उसे काफ़ी सदमा था, लेकिन बीटू की मौत का उसकी आज़ादी की बुनियाद बन गई और ये आज़ादी भी उसे इस वक्त मिली जब वो तायनाती तौर पर खौफजदा होकर इमरान को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई थी। उसने टैक्सी ली और पॉइंट 5 की तरफ चल दी। अब उसे अपना वो खौफ बेहद मुझे का हेज नज़र आ रहा था जो कि इमरान ने जोसेफ के साथ शादी का खतरा जाहिर करके उस पर तारी कर दिया था। वैसे अब जो कुछ भी वो सोचती, लेकिन ये एक हकीकत थी कि इस वक्त वो बेहद खौफजदा हो गई थी। पॉइंट 5 शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में एक कोठी थी जो सिर्फ इस मकसद के लिए किराया पर ली गई कि शायद किसी वक्त काम आ सके। वहाँ एक अलमारी में खुफिया तौर पर ट्रांसमीटर छुपा दिया गया था। मादाम बसाशी चाहती थी कि वहाँ उसे अपने कारकुनों से रब्ता कायम करके पता करे कि वो कहाँ है, क्योंकि ये तो उसे 100% यकीन था कि उसके अगवा होने के बाद वो कोठी बीटू ने फ़ौरन छोड़ दी होगी। उसने अपनी कोठी से टैक्सी काफ़ी दूर छोड़ दी और अब वो पैदल ही पॉइंट 5 की तरफ जाने लगी। अभी वो थोड़ी ही दूर चली थी कि उसे दूर से एक कार आंधी और तूफान की तरह आती नजर आई और फुर्ती से एक दरख्त के पीछे छुप गई। कार जाए की आवाज़ निकालती हुई गुजरती चली गई। वो चंद लम्हे वहाँ खड़ी देखती रही, फिर वो फ़ौरन वहाँ कोठी की तरफ जाने लगी। जब वो कोठी के करीब पहुंची तो कोठी के फाटक से एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल बाहर निकली। मोटरसाइकिल पर एक नौजवान था। वो हैरान रह गई कि ये क्या चक्कर चल रहा है और ये मोटरसाइकिल सवार कौन हो सकता है। फिर मोटरसाइकिल के नंबरों पर उसकी नज़र पड़ गई। उसने नंबर जहन में महफूज कर लिया। फिर वो कोठी में घुस गई। कोठी खाली थी, लेकिन जैसे ही वो साउंड प्रूफ कमरे में घुसी उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं जब उसने नंबर 5 को वहाँ मुर्दा पाया। उसके जिस्म में गोलियों के लातादाद निशान थे। क्या उसे इस मोटरसाइकिल सवार ने कत्ल किया है? बासाशी ने सोचा, लेकिन वो कार में कौन था और ये सब चक्कर क्या है? और वो काफ़ी देर तक गौर करने के बावजूद ये ना जान सकी और फिर वो सोच में गर्क ट्रांसमीटर वाले कमरे में घुस गई। उसने ट्रांसमीटर निकाला और हेडफोन कानों पर चढ़ाकर उसे ऑन करने लगी। उसने राब्ता कायम किया। हेलो मादाम बासाशी स्पीकिंग ओवर। यस मादाम बासाशी दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मुझे इमरान के साथियों ने अगवा कर लिया। फिर उसने अपनी गिरफ्तारी की तमाम तफसील मादाम बासाशी को सुना दी। तुम इस वक्त अमानत में मौजूद थी। दूसरी तरफ से मादाम बासाशी से भरपूर आवाज़ आई। जी हाँ। फिर तो बड़ा अच्छा है। इस इमारत पर मैंने रेड किया था। मुझे पता चला कि इमरान इस इमारत में है, लेकिन वहाँ इमारत के गिर्द चंद दूसरे आदमियों का पहरा भी था और फिर हमने रेड भी किया। हमारा उनका मुकाबला हो गया। इधर हमारे से भी हिलाफे तवक्का गोलियों की बरसात शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि मेरे बहुत से कारकुन मारे गए और मैं बसद मुश्किल अपनी जान बचा सकी। ओवर। सख्त नुकसान हुआ। जिन लोगों का आपका इमारत के बाहर मुकाबला हुआ वो वहाँ के ग्रोह के आदमी थे जिन्हें मेरा असिस्टेंट B2 लीड कर रहा था।
बीटू ने मुझे इस इमारत पर रेड के लिए कहा था, यकीनन उसके साथ दूसरे आदमी भी होंगे। बीटू खुद मारा गया। मादाम कलेहरी से भरपूर तासुफ उभर रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ, हम लोग आपस में ही लड़ पड़े, लेकिन इस सब हंगामा में फ़ायदा ये हुआ कि आप इससे फ़ायदा उठाकर निकल आई। हाँ मादाम, MB2 का क्या बना? ओह, मैं तो आपको बताना भूल गई, MB2 अपने मिशन में कामयाब हो गई है। थोड़ी देर पहले उसने इसी पॉइंट 5 से मुझे कॉल किया था। ओह, तो ये MB2 थी। मादाम बसाशी के लहजे में हैरत थी। क्या मतलब? दूसरी तरफ से हैरत से भरपूर आवाज़ आई, मादाम यहाँ भी कोई चक्कर चला है। मेरे ग्रोह के 5 नंबर की लाश साउंड प्रूफ कमरे में पड़ी है। जिस वक्त मुझे कॉल आई, मुझे एक कार जाती हुई मिली, इसमें शामिल MB टीम मौजूद थी। अंधेरे की वजह से मैं पहचान ना सकी। जिस वक्त मैं कोठी के करीब पहुंची तो एक मोटरसाइकिल सवार उसमें से निकला। मैं समझ ही ना सकी कि ये चक्कर क्या है। खुदा जाने वो कौन है। वैसे उसकी मोटरसाइकिल के नंबर मेरे जहन में मौजूद हैं।